महाराष्ट्र में सीएम को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। 11 दिन के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस के नाम पर सीएम की मुहर लग गई है। वो कल वैसे तो मुंबई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन महायुति का सीएम चुनने में शिवसेना और बीजेपी के बाद काफ़ी लंबी बातचीत चली। आखिरकार एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने राज्यपाल से मिलकर मुख्यमंत्री के लिए देवेंद्र फडणवीस के नाम का समर्थन कर दिया और महाराष्ट्र में सीएम की रेस इसी के साथ खत्म हो गई है। अब एक्शन की बारी है, लेकिन इस 11 दिन के लंबे इंतजार ने कई सारे सवाल भी छोड़ दिए हैं। वर्षों से अपनी पार्टी का साथ छोड़ करके मुख्यमंत्री के लिए भाजपा का साथ लेने वाले एकनाथ शिंदे अब उप मुख्यमंत्री के तौर पर कितना सहज महसूस करेंगे। सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी भाजपा इस गठबंधन को कैसे संतुलित तरीके से चलाएगी और पिछले 5 साल में महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति में जो कमजोरी आई है उसको मजबूत करने की चुनौती कितनी बड़ी है। आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे विशेष मेहमान, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। 2019 में दिया गया देवेंद्र फडणवीस का यह बयान आज सच साबित हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। कल मुंबई के आजाद मैदान में उनका शपथ ग्रहण होगा। उनके साथ एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। पीएम मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री को लेकर महायुति के नेताओं के बीच लंबी बातचीत चली। 11 दिन बाद मुख्यमंत्री के नाम पर आखिरकार मुहर लग पाई। एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने राज्यपाल से मिलकर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने का समर्थन कर दिया। इसके लिए फडणवीस ने उनका धन्यवाद किया और साथ मिलकर काम करने की बात कही। हमारे लिए ये जो पद है, ये पद एक प्रकार से टेक्निकल बात है। हम तीनों मिलकर और साथ में हमारे जो साथी पक्ष है उनको साथ में लेकर तमाम निर्णय करेंगे और महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का जो संकल्प हमने लिया है और विशेष रूप से महाराष्ट्र की जनता को जो वादे हमने किए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए पूरी जी जान के साथ ये सरकार काम करेगी। माना जा रहा था कि एकनाथ शिंदे के ऐतराज की वजह से सीएम के नाम के ऐलान में देरी हुई। शिवसेना के कार्यकर्ता उन्हें ही फिर से सीएम बनते देखना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने शिंदे को मना लिया है। एकनाथ शिंदे ने भरोसा दिलाया कि महायुति में सब ठीक है। बहुत खुशी है मुझे कि 2.5 साल में हमारी सरकार ने, महायुति सरकार ने और हम तीनों ने और हमारी टीम ने जो काम किया है वो उल्लेखनीय है। उसके इतिहास में उसका सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इतने बड़े निर्णय लिए, इसकी हमें खुशी है। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी को 132 सीटें मिली हैं। वो अपने दम पर 145 के बहुमत के आंकड़े से थोड़ी ही दूर है। शिवसेना को 57 जबकि एनसीपी को 41 सीटें मिली हैं। एनसीपी ने पहले ही दिन बीजेपी के मुख्यमंत्री को समर्थन देने की बात कह दी थी। ऐसे में बीजेपी को शिवसेना के बगैर भी सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन महाराष्ट्र में सियासी जंग अभी खत्म नहीं हुई है। विधानसभा के बाद अब बीएमसी के चुनाव की बारी है, जो पिछले काफी समय से टल रहा है। वहां अभी उद्धव की शिवसेना का कब्जा है, जिसे टक्कर देने के लिए बीजेपी को शिंदे की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा शिंदे को अलग करके बीजेपी मराठा वोटरों को भी नाराज नहीं करना चाहती है। इसीलिए महायुति सरकार में तीनों पार्टियों का रहना अभी जरूरी है। महाराष्ट्र ने राजनीतिक तौर पर काफी उथल-पुथल देखी है, लेकिन अब एक मजबूत सरकार मिलने के बाद महायुति का फोकस विकास पर होगा। संख्या बल में सबसे बड़ा होने के बावजूद भी बीजेपी ने सहयोगियों का मान रखा है। क्या शिंदे और पवार भी फडणवीस को खोलकर काम करने का मौका देंगे? आज इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आवाज अड्डा में, और हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता राजीव पांडे जी हैं,
शिवसेना के प्रवक्ता सुशील व्यास जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता चित्रा बाथम हैं, शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे जी हैं और सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार मयूर पारेख जी। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चूंकि आज तो दिन भाजपा का है, राजीव पांडे जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। भाजपा के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार बनने जा रही है, लेकिन जिस प्रचंड बहुमत के साथ सरकार चुनाव जीते थे आप लोग, वो धमाकेदार शुरुआत हुई नहीं। बड़े लंबा इंतजार करवा लिया, 11 दिन। मुझे नहीं लगता है कि भाजपा किसी भी प्रदेश में जीती हो इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। नहीं, मुझे तो लग रहा है कि देखिए क्या है कि जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं ना, उनको भी तो कोई काम देना चाहिए ना। उनको लगा कि अभी देखिए इनके बीच में झगड़ा होगा, तीनों पार्टियों के बीच में बातचीत नहीं होगी। देखिए ऐसा है कि हम एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चलने वाली पार्टी के मेंबर हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक प्रोसेस से कंसल्टेशन के बाद चलने वाली बात है। और यहाँ तो केवल भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं थी, यहाँ तो साथ में 2 दल और थे जो हमारे सहयोगी हैं, जिनके साथ हम देखिए जो सारी बातें जो ये कहना चाहते थे, जो विपक्षी हैं, वैसे महाराष्ट्र में कुछ ज़्यादा विपक्ष बचा नहीं है, लेकिन जो भी बचा है वो बार बार कह रहे थे कि देखिए ये चुन नहीं पाते हैं, ये नहीं बना पाएंगे, वो नाराज हैं। अब ये सारी बातें तो आज तो हवा हो गई ना। आपके साथ भी मैं 2-3 दिन पहले इस विषय पर था, कई और चैनल पर था, मैं उनको बता रहा था। कल ही मैं आपके ही सिस्टर न्यूज़ 18 पे था, मैं CNN न्यूज़ 18 पे, मैं बार बार उनको कह रहा था कि देखिए हमारे यहाँ सब कुछ ठोक बजा करके काम किया जाता है और वो हम काम कर रहे हैं। और आज देखिए कि जिनके ऊपर सबसे बड़ी बात हो रही थी कि दोनों डिप्टी सीएम शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे, अब तो क्लियर हो गया कि शपथ लेंगे। और इनको सोचना चाहिए कि जिस प्रकार से देवेंद्र जी ने पिछली बार एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में काम करने किया एज ए डिप्टी सीएम, तो एकनाथ शिंदे जी तो पहले भी 2014 से लेकर के 19 तक देवेंद्र जी के नेतृत्व में काम कर चुके थे। देखिए फाइनली हम ये जो तीनों नेता जो आज आपको दिखे हैं, उनकी एक ही ऑब्जेक्ट है, कैसे हम महाराष्ट्र को द्रुत गति से डेवलपमेंट के पाथ पर ले जाए, एक, और कैसे हम महाराष्ट्र को सुरक्षित रखें, दूसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट की स्टेबिलिटी रहे। अब आप देखिए एक ऐसी सरकार बनी है जिसमें लोग कह रहे थे कि ये शामिल होंगे नहीं। अब ये तीनों लोग जो पहले 2.5 साल से ऑलरेडी काम कर रहे हैं साथ में, वो अब सरकार में है, सीएम और 2 डिप्टी सीएम के साथ, और जो मिनिस्ट्री के और लोग साथ में आएंगे। तो मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही अच्छा, और इस बीच में कुछ कॉमिक रिलीफ था कुछ पार्टियों के लिए। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, एक पार्टी के प्रवक्ता थे, उनसे मैं एक डिबेट कर रहा था जनता के बीच में। मैंने उनको कान में जाके कहा था कि 23 तारीख के बाद आपकी पार्टी इलेक्टोरल स्पेस में महाराष्ट्र में नहीं रहेगी, और 20 सीट से 25 सीट से चैनल पर है, 25 सीट से आप ऊपर नहीं जाएंगे। वो हो गया क्योंकि ये केवल झूठ की खेती करना चाहते हैं। आज स्थिति क्या है आप देखिए, ये 4 दिन से इनको एक झुंझुना मिल गया था कि ये इनका अपने में झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये इसका क्या मतलब है? इनको इंतजार करना चाहिए था। अब कल शपथ ग्रहण हो जाएगा, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि सरकार बनेगी और सरकार द्रुत गति से काम करेगी। और जो 3 बातें मैंने कही कि डेवलपमेंट, सेफ्टी, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी, इन तीनों को साथ में लेकर के हम आगे जाएंगे। और एक बात और जान लीजिए कि 2014 से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों का महाराष्ट्र की जनता से पूरा आशीर्वाद है। केवल बीच में 2 लाख, 2 लाख के वोट, 2 लाख से ज्यादा हमको कम वोट आया। इसके कारण से हम काफी सीटें, हम जहां पर 43 सीट थे उसमें हम 17 पर आ गए लोकसभा में। हमें लगा कि हमसे कुछ गलतियां होंगी। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी कि झूठ की राजनीति जो कांग्रेस पार्टी करती है, अभी भी वो वही कर रही है। वो संविधान दिखाती है और संविधान को खत्म करने का सबसे बड़ा कार्यक्रम उन्होंने किया। तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मई 2024 में लोकसभा इलेक्शन में इनके झूठ के कारण से हमको नुकसान हुआ 2 स्टेट में, उसमें एक महाराष्ट्र और दूसरा उत्तर प्रदेश है। हमने उसको करेक्ट किया। आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा किस प्रकार से जो अभी चुनाव हुआ, 9 में हम 7 सीट जीत करके आए। क्यों? क्योंकि जनता को समझ में आ गया कि ये झूठ बोल रहे थे कुछ, और हम जनता के बीच में जाकर के जो विषय था उसको हमने क्लियर किया। तो मुझे लगता है कि आज आप सबको बधाई कि नई सरकार कल बन जाएगी और महाराष्ट्र देश में अभी ग्रोथ इंजन का तो है ही सबसे सुपरस्टार स्टेट, और तेजी से बढ़ेगा और ये 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जाएगा, जो अभी करीब 500 बिलियन इकोनॉमी है महाराष्ट्र की।
बिल्कुल, ये सवाल लेके सबसे पहले मैं आपके पास इसलिए आया था और 11 दिन की बात इसलिए कही क्योंकि गठबंधन पहले हो चुका था, सब कुछ पहले सफाई स्पष्ट तस्वीर आ चुकी थी, फिर भी लंबा वक्त लगा। लेकिन आपने कहा कि विपक्ष को हमने यहाँ पे एक काम दे दिया, कुछ दिन तक वो झुंझुना बजाए जो आप कह रहे थे। विपक्ष के पास मैं जाऊँगा, लेकिन शिवसेना के सुशील व्यास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील व्यास जी, मेरा सवाल यह है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हो रही थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐसा आपने भी महसूस किया, वो हर किसी ने महसूस किया है, कई बार सवालों को टालने की कोशिश करते हुए दिखे एकनाथ शिंदे साहब। यहाँ तक कि जब उनसे पूछा गया कल आप शपथ लेंगे क्या, तो वहाँ भी उन्होंने चुटकी ली और एक तरह सवाल टालते हुए दिखे। तो क्या सब कुछ सुलझा हुआ है कि अभी भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन बचा हुआ है? लक्ष्मण जी नमस्कार। आपके ही टीवी स्क्रीन पे आप दिखा रहे हैं कल कौन कौन शपथ लेंगे। देखिए, वो जो राजभवन में राज्यपाल जी द्वारा न्योता दिए जाने के बाद एक परंपरागत प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है नवनिर्वाचित नेता की, उसमें तीनों नेता लोग सामूहिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक लाइटर मूड में बात चल रही थी कि आप शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे। तो एकनाथ जी ने हंसते हुए कहा शाम तक तो इंतजार कीजिए। तब अजीत दादा ने कहा नहीं भाई ये ले मैं तो लूंगा। तो ये उन्होंने कहा अजीत दादा की तो आदत है सुबह और शाम को लेने। अब ये लाइटर मूड में था। अभी आप ही दिखा रहे हैं कि फडणवीस जी अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री निवास गए, उन दोनों नेताओं की एकनाथ राव जी शिंदे और फडणवीस जी की आपस में बात हुई और एकनाथ राव जी तैयार हैं, कल शपथ होगी उनकी। और ये किसने कहा शिवसेना नाराज है? शिवसेना ने तो इस जीत का नेतृत्व किया है। एकनाथ राव शिंदे इस जीत के नेता रहे हैं, इसीलिए तो नाराजगी की अटकलें चल रही थी कि जिनके नेतृत्व में लड़ा गया वो मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, और मुख्यमंत्री नहीं बने तो कम से कम ये भी अटकलें चले थे कि शायद पोर्टफोलियो बंटवारे को लेकर के अभी भी खींचतान चल रही है। लक्ष्मण जी, मैं दो बातें कह दूं आपकी बात के ऊपर में उत्तर, अगर आप मुझे समय दे तो। देखिए, ऐसा है बिल्कुल कि समय आपके पास। ये पोर्टफोलियो का बंटवारा जो होता है, तो अगर आप मुझे माफ करें, उसकी चर्चा और उसका बंटवारा टीवी चैनल और टीवी डिबेट में नहीं होगा, वो नेताओं के आपस के समन्वय और बिल्कुल आपस होना की भी नहीं वार्ता चाहिए, है ना। होना भी नहीं और वो जब हो जाएगा तो उसको बता दिया जाएगा और कल सब जनता के सामने आ जाएगा। दूसरी चीज आपने जो कही शिंदे जी के बारे में, शायद शिंदे जी के बारे में ही कही ना आप? हाँ, बताएं। तो शिंदे जी ने कब कहा कि मैं गठबंधन की राजनीति का जो फैसला है उससे अलग हूं? उन्होंने 27 तारीख को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थाना में अपने घर से और कहा कि गठबंधन की राजनीति में हमारे सर्वोच्च शीर्ष नेता आदरणीय मोदी जी और अमित भाई शाह जो कुछ भी निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री के चेहरे को लेके वो हमें मान्य होगा। दूसरे दिन वो दिल्ली गए, तीनों नेता गए, अजीत पवार जी भी गए, देवेंद्र फडणवीस जी भी गए, शिंदे जी भी गए। 2.5 घंटा अमित शाह जी के घर पे डिस्कशन हुआ, सारी चीजें वहां डिस्कशन। उसके बाद जब वो बाहर निकले रात को करीब 12 बजे, पत्रकारों ने उनसे पूछा कि बैठक में क्या निर्णय हुआ। उन्होंने कहा बैठक बहुत स्मूथली गई, सारी चीजों पर एक अच्छी तरह से समन्वय तरीके से बात हुई है, कोई डिस्प्लीजर और डिसेंट नहीं है। उसके बाद शिंदे जी मुंबई आए, दूसरे दिन बैठक होनी थी, लेकिन दुर्भाग्य से उनका स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ा और उनको अपने पैतृक गांव जाना पड़ा। जो वो उनका एक चॉइस का जगह है, वो जब लोग उस पर भी विवाद करते हैं कि वो उनकी बीमारी अभी क्यों हुई, बीमारी कोई बोल के नहीं आती है, और वो गांव ही क्यों चले गए। वो अपनी अपनी इच्छा का आदमी स्वास्थ्य लाभ के लिए कहा जाना चाहता है, लेकिन ये नहीं कह सकते वो बीमार नहीं थे। ठीक है, वो चीजें हो गई, वो इतिहास में तो जमा है। लेकिन वहां पर भी जब परसों जब वो मुंबई आने लगे तो उसके पहले वाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा कि मैं आज एक बार पुनः दोहराना चाहता हूं कि गठबंधन में हमारे महायुति में कोई मतभेद नहीं है, कोई मत भिन्नता नहीं है। अभी भी जो मोदी जी और आदरणीय अमित भाई शाह और नड्डा जी निर्णय ले लेंगे वो हमें मान्य होगा। और वही हुआ। आज आपने देखा तीनों नेता मिलकर राजभवन गए, अपने तीनों ने मिलकर अपने हाथ से वो 232 विधायकों का समर्थन पत्र उनको सौंपा, राज्यपाल ने न्योता दिया और तीनों ने मिलकर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। और बहुत ही सुशील व्यास जी, दरअसल आप तो मुझसे ज़्यादा समय से राजनीति को देख रहे हैं और ज़्यादा करीब से देखते हैं, आप भी इस बात को समझते होंगे कि ऐसे माहौल में जब नई सरकार बनने का स्वरूप क्या हो इस पे चर्चा चल रही हो और जब गठबंधन की सरकार हो तो हर हलचल को इससे जोड़कर देखा जाता है गठबंधन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चाहे एकनाथ शिंदे जी का घर जाना हो, गाँव जाना हो, चाहे एकनाथ शिंदे जी का बीमार पड़ना हो या फिर सवालों का टालना हो। लेकिन अच्छी बात है, आपने साफ कर दिया कि कहीं कोई यहाँ पे दुविधा नहीं
नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा नहीं, है। नहीं, आनंद दुबे लक्ष्मण जी 5 सेकंड। मैं नहीं, शिंदे जी हाँ, की बात को बोलिए। गांव जाने को लेकर तो बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन माननीय अजित पवार जी 2.5 दिन से दिल्ली में थे। आज उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं अमित शाह जी से मिलने नहीं गया था, मेरे पार्टी के संबंधित कार्यों से और जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं उनके संबंध में दिल्ली में था। उस पर चर्चा क्यों नहीं होती? भाई हर व्यक्ति का अपना एजेंडा हो सकता है ना। इसका मतलब ये नहीं कि गठबंधन की राजनीति में कहीं मतभेद भिन्नता है या मतभेद है। हर व्यक्ति का, हर दल का, हर नेता का अपना एक एजेंडा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई आपस में हम लोगों में कोई मतभेद है। इसलिए अब तो स्पष्ट हो गया महाराष्ट्र की जनता के सामने कि हमारे में कोई मतभेद नहीं है। हम मजबूत फेविकॉल के जोड़ की तरह मजबूती के साथ इकट्ठा है और इकट्ठा रहेंगे। ठीक है, रहेंगे। आनंद दुबे जी, जब तक सरकार बन नहीं रही थी तो बड़े दरार खोजने की कोशिश की जा रही थी अलग अलग विपक्षी पार्टियों को द्वारा, लेकिन वो दरार तो कहीं मिली नहीं। अब आप स्वीकार के लिए विपक्ष में बैठेंगे? लक्ष्मण जी नमस्ते। वो किसी ने कहा है ना कि उन्होंने कत्ल भी किया तो कोई बात नहीं, हमने फूल से भी मारा तो चर्चा हो गई। बताइए, 23 तारीख को नतीजे आए हैं। झारखंड और महाराष्ट्र के एक साथ नतीजे आए। झारखंड में मुख्यमंत्री जी शपथ ले लिए, काम पर लग गए, लोगों की सेवा कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में 11 दिन के बाद ये फैसला हुआ है कि भैया कल शपथ लिया जाएगा। अरे हमने तो सिर्फ देखा है आपको, न हमें पूर्ण बहुमत मिला है, न हम सरकार बनाने वाले हैं। हम तो राज्य में सिर्फ आपको देख सकते हैं। हमने ये भी देखा कि एकनाथ शिंदे जी मुंबई से दिल्ली गए, दिल्ली से सतारा गए, सतारा से ठाणे गए, ठाणे से मुंबई आए। हमने तो ये भी देखा कि अजित पवार जी मुंबई से दिल्ली गए, दिल्ली से मुंबई आए। हमने तो ये भी देखा कि देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था कि जब चुनाव का समय है तो हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हैं। लेकिन सबको, बच्चे को पता था कि अगर महायुति पूर्ण बहुमत में आएगी तो एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही बनेगा। जब बीजेपी 150 सीटें लड़ रही है और अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत पाएगी तो करीबन 100-125 सीट पाएगी तो मुख्यमंत्री उसी का बनेगा। अरे जब सरकारें बनानी होती हैं, कोई तोड़ फोड़ करना होता है तो बीजेपी जरूर बड़ा हृदय दिखाती है, दिल पे पत्थर रखती है, लेकिन जब कुछ ठीक ठाक उसके अनुसार है तब वो अपने ढंग से काम लेती है। खैर, हमें उसमें नहीं जाना है। हम तो सिर्फ लक्ष्मण जी ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र को एक पूर्णकालीन सरकार मिल जाए, एक मुख्यमंत्री, उनकी कैबिनेट मिल जाए, ताकि जो 13 करोड़ जनता से वादे इन्होंने किए हैं वो पूरे करें। हमारी लाडली बहनों के साथ न्याय हो, हमारे किसानों के साथ न्याय हो, लोगों को रोजगार मिले, महंगाई कम हो। राजीव पांडे जी आपके पास आ रहा हूं, एक मिनट, इनको बात पूरी करने इनको पूछेंगे, हाँ इनको पूछेंगे हम, ये हमारा अधिकार है, हमारा दायित्व है। बाकी अब इनके घर में कौन सी खिचड़ी पक रही है, वो बीरबल की खिचड़ी है या किसी नॉर्मल आदमी की खिचड़ी है, ये तो यही लोग बता सकते हैं। हम तो नजरें बनाए हुए हैं कि भाई इतना दिन बीत गया, क्या ऐसी समस्या है, कौन सी ऐसी रणनीति बन रही है जिससे मुख्यमंत्री का पेच नहीं सुलझ रहा है। अब इस पर भी अगर राजीव जी हमसे सवाल पूछें तो भाई कोई बात नहीं, हम तो मुस्कुरा कर इनको जवाब दे देंगे। अच्छा, रही बात भाग्य विधाता बनने की राजीव जी, तो आप कोई भाग्य विधाता नहीं है। हमारी पार्टी 20 सीट पाए और चाहे 50 पाए, हम फिर तैयारी करेंगे। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। आप भी 2 सांसदों वाली पार्टी हुआ करते थे, आज आपके पास 300 सांसद हैं, कभी आपके पास 30 सांसद भी हो सकते हैं। ये तो काम और रणनीति और जनता के आशीर्वाद पर निर्भर है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जीते हैं तो अहंकार में चूर हो जाए, और ऐसा भी नहीं कि हम हारे हैं तो हताश होकर बेहोश हो जाए। ये तो राजनीति है, इसमें तो या जीतेंगे या हारेंगे। और भी सवाल लेके आपके पास आऊंगा और आपके पास कई सारी बातें हैं जो आप उस वक्त इसका जवाब दीजिएगा। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता चित्रा बाथम के पास जाऊं, उससे पहले राजीव पांडे जी कुछ बोलना चाहते हैं। 1 मिनट बोल लीजिए, फिर मैं हाँ बोलिए, आपको समय दिया हूं, बोलिए। लक्ष्मण जी सबसे बस 10 सेकंड में खत्म हुआ। पहली बात ये हाँ। कि सुप्रीम कोर्ट तक और इलेक्शन कमीशन तक गए, अभी भी बार बार ये वैसे ही रो रहे हैं कि हमारी पार्टी तोड़ दी। पार्टी क्यों टूटी, जनता ने बता दिया कि पार्टी टूटने के पीछे क्या कारण थे। दूसरी बात इन्होंने कही कि हम भी 2 पार्टी पे थे। बिल्कुल, हम 2 सांसद वाली पार्टी थे, लेकिन हमने अपने आइडियोलॉजी को कांग्रेस जैसी पार्टी, जिसको मैं देश विरोधी पार्टी मानता हूं, उसके चरणों में नहीं समर्पित कर दिए। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी कहते थे कि हम किसी भी कीमत पर कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। इन्होंने क्या किया? आज भी आनंद दुबे जी 2 सीट मिलना और 20 सीट मिलने में दिक्कत नहीं है। आपने आइडियोलॉजी की चीटिंग की है।
आपने आइडियोलॉजी को डिस्ट्रॉय किया और जनता ने आपको गुलाम डिस्ट्रॉय प्रिय किया। पार्टी सीट हारने जिसे में कोई दिक्कत मित्रता नहीं में है। विश्वास हम नहीं, हार केवल सकते गुलामों हैं, को इकट्ठा हम जीत करती है सकते हैं। घूम घूम के पूरे देश में। एक और मिनट जो राजीव पांडे जी, जैसे लोग गुलाम एक मिनट बोलते चित्रा हैं, बाथम जी बोलना चाहते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। चित्रा बाथम और जो साथ नहीं बोलिए होता। आप। एक मिनट आप दोनों लोग शांत हो जाइए। काफी देर तक आप दोनों ने बोला है। चित्रा बाथम को जोड़ना चाहती है आप लोगों के साथ। कौन सी सीट आप जीते हैं? चित्रा प्लीज। यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता का अहंकार छलक रहा है। वो देश देख रहा है, वो महाराष्ट्र की जनता देख रही है। ये किस मुंह से कांग्रेस पार्टी कहने लगी है, कह रहे हैं। हाँ, जिस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाई उसको देश विरोधी पार्टी कह रहे। शर्मा नहीं चाहिए आपको। इतना अहंकार अच्छा नहीं है। रावण का भी अहंकार नहीं रहा था। मैं आपको यहाँ पे चीजें याद दिलाना चाहूंगी। इन्होंने कहा कि हमने झूठ बोला लोकसभा के वक्त। हमने इन्हीं के नेताओं को कहा था कि संविधान बदलने के लिए इन्हें 4 साल चाहिए। क्यों? ज्योतिधर जी, लल्लन सिंह जी, अरुण गोविल जी, क्या इन नेताओं ने नहीं कहा कि संविधान बदलना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र लागू करना चाहते हैं और इसीलिए इनको 4 साल दिए। जब जनता ने इनको उठा फेंक दिया तब अकल आई है, तब जाके इन्होंने कोर्स करेक्शन किया है। इसीलिए मैं इनसे निवेदन करूंगी कि ये जनता के सवालों के ऊपर रहे और उन जो अपने अहंकार में यहाँ पे आगे की जुर्रत ना करे। दूसरी बात मैं इनको याद दिलाना चाहूंगी, हाँ हम महाराष्ट्र हारे हैं, बहुत ही निराशाजनक तरीके से हम हारे हैं, लेकिन हम झारखंड भी जीते हैं। वो एक आदिवासी बाहुल्य प्रदेश जो बहुत रिकॉर्ड मार्जिन से जीते हैं। कर्नाटक हम जीते हैं, पार्लियामेंट के इलेक्शन जीते हैं, लेकिन हम आपकी तरह अहंकारी नहीं गए हैं। राजीव पांडे हमारे साथ 2 प्रवक्ता और जो 2 वक्ता और जुड़े हुए हैं, उनके पास भी आऊंगा। थोड़ा सा ऑडियो का इशू आ रहा है आपके इसमें, आप उसको तब तक ठीक करिए। स्टूडियो डायरेक्टर से कहूंगा थोड़ा सा उनको देखें, उनके ऑडियो में कोई इशू आ रहा है। तब तक मैं चलता हूं आशुतोष जी के पास। आशुतोष जी, पिछला 5 साल बड़ा ही उथल पुथल रहा महाराष्ट्र की राजनीति में, और ना सिर्फ कहे कि राजनीति में एक नया अध्याय लिखा गया, बल्कि वहाँ पे कई सारे असर भी इसके देखने को मिले। तो अब तो काफ़ी प्रचंड बहुमत है और भाजपा की अगुवाई में सरकार बनने जा रही है, स्थिति साफ हो गई है। तो उम्मीद करें कि 5 साल अब पिछला 5 साल जैसा कड़वा अनुभव नहीं रहेगा। देखिए लक्ष्मण जी, अभी तो सिर्फ शुरुआत है महाराष्ट्र के अंदर। आप यकीन मानिए आने वाले 5 साल भी उथल पुथल भरे ही होंगे। इस मुगालते में ना तो शिवसेना को रहना चाहिए, ना ही एनसीपी को रहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी वहां शिवसेना की राजनीति को मजबूत करने के लिए निकली है, और ना ही एनसीपी अजीत पवार की राजनीति को मजबूत करने के लिए निकली है। आज की तारीख में महाराष्ट्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अकिलेस हील थी। तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो कभी भी अपने बल पर महाराष्ट्र में सरकार नहीं बना पाई, और ये आरएसएस का सपना 1925 से है। आज वो उस सपने को पूरा करने के बहुत करीब है। तो जो अपने सपने को पूरा करने के इतने करीब है, वो क्यों किसी राजनीतिक दल की बैसाखियों का सहारा लेकर आगे चलेगी? ये राजनीति का तकाजा है। और भारतीय जनता पार्टी आने वाले कुछ दिनों के अंदर अगर आप देखेंगे तो पूरी कोशिश करेगी कि अपने बल पर उसकी सरकार हो, और आने वाले किसी विधानसभा के चुनाव में उसे ना तो किसी शिवसेना की जरूरत पड़े, और ना ही किसी एनसीपी की जरूरत पड़े, ना ही किसी दूसरे राजनीतिक दल की जरूरत पड़े। यही राजनीति है, और यह पॉलिटिक्स पूरी तरीके से ट्रांजैक्शनल है। दूसरी बात, जो शिवसेना, और क्योंकि यह बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी के रास्ते के 2 सबसे बड़े रोड़े थे महाराष्ट्र की राजनीति में। पहला रोड़ा था बाला साहब ठाकरे और उनकी लेगेसी, दूसरा रोड़ा थे शरद पवार और उनकी लेगेसी। इस चुनाव में बाला साहब ठाकरे की लेगेसी भी खत्म हुई और शरद पवार की राजनीति भी खत्म होती हुई दिखाई पड़ रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि एक नए चैप्टर, नए अध्याय की शुरुआत महाराष्ट्र की राजनीति में करें, और यहां से न तो उनको शरद पवार की राजनीति को आगे लेके चलने की जरूरत है, ना बाला साहब ठाकरे की राजनीति की जरूरत है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी की ही पॉलिटिक्स होगी। वो किस रूप में होगी, यह अलग तरीके का प्रश्न है।
ठीक है, मैं आपने कई सारे मुद्दे को वहां पे उठा दिया है। मुझे लगता है कि इस पे भाजपा के प्रवक्ता राजीव पांडे जी आपके पास, हाँ बोलिए। लक्ष्मण जी, ये आशुतोष जी ने सारे विषय ऐसे रखे जो बीजेपी और संघ से कनेक्टेड है, तो अगर समय मिले तो मैं जवाब देना चाहता हूं। नहीं, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इससे पहले एक सुशील व्यास जी के पास जाता हूं। सुशील व्यास जी, ये एक नैरेटिव है जो एक बहुत बड़े तबके में है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति करेगी, वो शिवसेना की राजनीति क्यों करेगी, क्यों चाहे कि शिवसेना यहाँ पे मजबूत होता हुआ दिखे। ऐसे में इस गठबंधन की सरकार में शिवसेना अपनी भूमिका को कैसे देखेगी, ताकि जिन लोगों ने आपको वोट दिया वो आपका वोटर आपके साथ इंटैक्ट हो और आपकी एक अलग पहचान बनी रहे, जैसे कि अब तक बनी रही है। लक्ष्मण जी, 30 जून 2022 को वर्तमान मुख्यमंत्री, जो आज तक मुख्यमंत्री हैं मेरे ख्याल से, कानूनन है, संवैधानिक रूप से है, उनके नेतृत्व में सरकार बनी और जिस मजबूती के साथ उन्होंने और उनके दल ने और पूरे महायुति ने आपस में समन्वय से काम किया, वो कहीं नहीं दिखाता कि हम जो युति में जो दल है वो एक दूसरे को कमजोर करने में लगे हुए, बल्कि एक दूसरे को मजबूत कर एक दूसरे के समन्वय के साथ हमने मिलकर के 13 करोड़ महाराष्ट्र के भाई और बहनों की सेवा की है, विकास का काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है, जन कल्याण की योजनाओं को लागू किया। कहीं इस तरह का मतभेद है ही नहीं, कहीं इस तरह की भावना नहीं कि हम उसको कमजोर करना है। ठीक है, ये हमारे आशुतोष भाई वरिष्ठ पत्रकार है, इनका एक अपना आकलन हो सकता है, लेकिन धरातल पे जो राजनीति हमने देखी और जो जनता ने पसंद किया और प्रचंड बहुमत के रूप में हमको आशीर्वाद दिया, वो यही दिखाता है। और कहीं अहंकार नहीं है हमारा, ये हमको जिम्मेदारी बनाता है। एक मिनट, आप आशुतोष जी को जोड़ना चाहते हैं? आशुतोष जी को जोड़ना चाहते हैं? आशुतोष जी, देखिए, सुशील व्यास जी जो कह रहे हैं वो थ्योरेटिकली बहुत अच्छा लगता है। कायदे से 3 राजनीतिक दल हैं, बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी। अगर मतभेद नहीं होते तो 3 दल नहीं होते, और अगर मतभेद नहीं है तो शिवसेना एनसीपी को भारतीय जनता पार्टी में मर्ज कर जाना चाहिए, जैसे जनता पार्टी 1977 में हुई। चूंकि 3 दल हैं इसलिए मतभेद हैं, ये कटु सच्चाई है और ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स है। महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के उदय का अपने बल पे सरकार बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण, न बना पाने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह था क्योंकि महाराष्ट्र में एक हिंदुत्ववादी पार्टी पहले से मौजूद थी। जब तक वो हिंदुत्ववादी पार्टी महाराष्ट्र के शिखर से, महाराष्ट्र के सरफेस से, सतह से गायब नहीं होगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी अपने बल पे सरकार नहीं बना पाएगी। इसलिए शिवसेना, इसमें मैं एक लाइन जोड़ दूं कि ये लॉजिक की मतभेद नहीं है, मतभेद नहीं है तो गठबंधन खत्म करके पार्टी में मर्ज कर देना चाहिए। ये पता नहीं बहुत लोग इस लॉजिक को बाय करेंगे कि नहीं करेंगे, मैं बहुत इससे सहमत नहीं होता हूं। राजीव पांडे जी, आपके पास आऊंगा, लेकिन हमारे पास मयूर पारिक साहब बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। मयूर पारिक जी, एक तो सवाल उठाया आशुतोष जी ने कि जैसा पिछला 5 साल उथल पुथल रहा था, कुछ वैसा ही रहने वाला है, लेकिन मैं आपसे एक दूसरा सवाल लेकर आऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप जरा आशुतोष जी के सवाल पर आप क्या सहमत होते हैं कि अभी समीकरण वैसा दिख रहा है या फिर सब ठीक ठाक हो गया, बदस्तूर चलेगा 5 साल? देखिए, इस समय अजीत पवार जो हैं वो तो सीधे सीधे मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने बिल्कुल साफ बता दिया कि 24 घंटे हैं अभी शपथ विधि में, तो वो बताएंगे। कुल मिलाकर के सीधी बात और मुद्दे की बात यह है कि जब पिछले टर्म की 2.5 साल की गवर्नमेंट बनी थी, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, उस समय फॉर्मूला बहुत ही क्लियर था। अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं तो देवेंद्र फडणवीस इनके पास गृह मंत्रालय है। अब जब फॉर्मूला बदलने की बात आ रही है, यानी कि मुख्यमंत्री बदलने की बात आ रही है, तो फॉर्मूला वही रहेगा। एकनाथ शिंदे ये चाहते हैं कि इन्हें गृह मंत्रालय मिले। 3 से 4 बड़े पोर्टफोलियो बीजेपी चाहती है। बीजेपी चाहती है मुख्यमंत्री पद, यूडी, रेवेन्यू और उसी के साथ होम डिपार्टमेंट। फिर सरकार में बचेगा क्या? क्योंकि उप मुख्यमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टरी और उसके साथ कोऑपरेटिव मिनिस्टरी अगर अजीत पवार ले लेते हैं तो एकनाथ शिंदे ये इतने विधायकों के बाद भी बिल्कुल खाली लगेंगे, बिल्कुल एकदम उनकी पार्टी के नेताओं को संभालना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। जहां तक बात है एकनाथ शिंदे, इनके स्वभाव की, वो बड़े ही सौम्य तरीके से बात करते हैं लेकिन अपनी बात पर अड़े रहते हैं। देखिए, उन्होंने शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे, यहां से जब उनके रास्ते अलग हुए, वो पूरा का पूरा अपना दल अलग बना करके निकल गए, लेकिन उन्होंने संजय राउत की तरह रोज सुबह 9 बजे उठ के उद्धव ठाकरे इनके हर सवाल का सीधे सड़क पे उतर के जवाब नहीं दिया। ये बिल्कुल खामोश रहे, अपना काम करते रहे। और अब की बार भी देखिए,
उनके तेवर में कोई बदलाव नहीं है। एकनाथ शिंदे ये आज भी यही बात कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह डिसाइड करेंगे वो उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन उसी के साथ उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में बता दिया कि भैया मैं तब तक शपथ नहीं लूंगा जब तक मेरी बात मानी नहीं जाती। यानी वो अपनी बात पे, अपने पार्टी के हितों पे अड़े हुए हैं। जहां तक आशुतोष जी ने बताया कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस महाराष्ट्र में होगा, मैं थोड़ा सा इसके साथ सहमत नहीं हूं। बीजेपी कभी भी नहीं चाहेगी कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस महाराष्ट्र में हो। वो हमेशा ये चाहेगी कि कांग्रेस ये महाराष्ट्र के पूरे राजनीतिक नक्शे से गायब हो जाए। क्यों? क्योंकि यदि महाराष्ट्र में कांग्रेस बनी रहती है तो सेंटर पे खतरा बना रहता है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं और यही हुआ इस बार लोकसभा के चुनाव में। यदि रीजनल पार्टी ऑपोजिशन में जाती है, यानी कि एनसीपी और शिवसेना पार्टी और बनाम बीजेपी रहती है और कांग्रेस पार्टी बहुत ही छोटा सा अपना एक रोल निभाती है, तो ज्यादा फेवरेबल सिचुएशन है बीजेपी के लिए। लेकिन फिलहाल मेरा ये मानना है कि अगले 5 साल तक ये एक स्टेबल गवर्नमेंट देगी। क्योंकि देखिए, हमने जब डिबेट शो में आपके साथ में निशान जी जब पिछली बार बात की थी, उस समय मैंने उन विधायकों के नाम गिनवाए थे जो विधायक अजीत पवार इनकी पार्टी और एकनाथ शिंदे इनकी पार्टी से चुनकर आए हैं। बीजेपी कहीं 133 134 पर खड़ी ही नहीं। बीजेपी तो 145 के आगे कब की निकल चुकी है, जो अखबार की सुर्खियां नहीं बनी है। और इसीलिए वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बीजेपी जाहिर तौर पे काफी ज्यादा मजबूत फ्रंट पे है, स्ट्रांग विकेट पे खड़ी है। तो इस पे मैं आनंद दुबे जी के पास जाऊंगा, लेकिन राजीव पांडे जी बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं। राजीव पांडे जी, 2 बातें मैं कहना चाहता हूं। देखिए, अभी मयूर पारिक जी ने बताया महाराष्ट्र के बारे में। देखिए, विषय 2 बातें हैं कि जहां तक है, जब अजीत दादा पवार आए इस अलायंस में, उससे पहले हमारी सरकार बहुमत के साथ चल रही थी, तो उन्होंने कहा वो डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स के लिए आ रहे हैं, वो महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जो अलायंस है वो आइडियोलॉजी बेस्ड अलायंस है और आज से नहीं है। इन्होंने कहा, आशुतोष जी ने कहा कि यहां ऑलरेडी एक हिंदुत्ववादी पार्टी थी। हिंदुत्ववादी पार्टी के साथ अलायंस तब हुआ जब हम राम मंदिर के आंदोलन को लेकर के पूरे देश में गए, तब जाकर के हिंदुत्ववादी विषय आया। उससे पहले भी शिवसेना और भाजपा थी यहां। तो यह कहना कि वो पहले से हिंदुत्ववादी पार्टी थी, मैं मानता हूं कि दोनों जब राम मंदिर के आंदोलन में हम हिंदुत्व के इशू पर साथ में आए और उस दिन से लेकर के आज तक बीच में एब्रेशन है, सत्ता लोलुपता के कारण से एब्रेशन है बीच में 2 साल, अदरवाइज नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, संघ को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जो लोग सबसे ज्यादा गाली देते हैं उनको लगता है कि वो संघ समझते हैं। मैं उनको अनुरोध करूंगा आशुतोष जी को कि वो कम से कम 1.5-2 महीना हमारे बौद्धिक में आए। उनको पता चले, उनको पता ही नहीं है। जैसे भारत का संविधान फ्लूइड है, बाबा साहब अंबेडकर का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है भारत के लिए, ऐसे ही आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है उसमें सब कुछ फ्लूइड है। उसको समझने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। दूर से आप नहीं समझ सकते हैं उनकी जितनी बातें होती है संघ के बारे में। आशुतोष जी कुछ जोड़ना चाहते हैं, आशुतोष जी कुछ जवाब देना चाहते हैं आपको। आशुतोष जी, राजीव पांडे जी को सुन लीजिए, आशुतोष जी जवाब देना चाहते हैं। देखिए, राजीव जी की बातों पर मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि भाई 3 साल का बौद्धिक तो मैंने नहीं किया है, ओटीएस नहीं किया मैंने, तो जाहिर सी बात है मैं संघ की वो जो असली विचारधारा है, जो नफरत आधारित, उसको मैं नहीं समझ सकता हूं। लेकिन मैं एक बात अच्छी तरीके से जानता हूं, संघ की विचारधारा फ्लूइड नहीं है। संघ ने 1925 में जो बात हेडगेवार जी ने कही थी, आज भी उसी पर कायम है। 2023 में अहमदाबाद में मोहन भागवत जी कहते हैं कि संघ, जो भारत जो है, हिंदू समाज जो है, वो 1200 सालों से एक अनवरत युद्ध में है। और यही बात आज भी सच है। ये युद्ध किससे है? ये युद्ध इस्लाम से है। यही बीजेपी का सच है, जिसको कभी एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि बाबरी मस्जिद गिराने के बाद भी इनमें हिम्मत नहीं है। राजीव पांडे जी, क्योंकि दूसरे प्रवक्ता हैं, तो मैं आपको बीच में दूसरे प्रवक्ता भी इंतजार कर रहे हैं। सत्य है, वो तो कई अपने उद्बोधन में कह चुके हैं आशुतोष जी कि जो हमारे ऊपर गुलामी थोपी गई, हम 1200 साल से लड़ रहे हैं।
किसी इस्लाम के और ठीक है, किसी और से लड़ाई इस का मुद्दे विषय पर नहीं अलग है। से हम लोग डिबेट भारत कर को लेंगे राजीव पुनर्जीवित पांडे जी। करना ये अलग काम है। चित्रा बाथम, मेरा सवाल आपसे यह है कि सरकार बनना तो अब तय हो गया है, यहाँ पे हर कोई भाजपा के अगुवाई में एकनाथ शिंदे भी आ गए हैं, अजीत दादा पवार के भी लोग साथ में हो गए हैं, लेकिन अब सवाल कांग्रेस के लिए है कि महाविकास आघाड़ी के लिए चुनाव से पहले भी जिस तरह की बातें हो रही थी, चुनाव में नतीजे आए तो लोगों ने कहा कि चुनाव में तालमेल की कमी एक बड़ी वजह रही, और आपने कहा भी अभी कि आप इस हार का मंथन करेंगे आप लोग। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि अब यहाँ से आगे आपको बढ़ना है, तो क्या रणनीति होगी कांग्रेस की कि इस महाविकास आघाड़ी को एकजुट करके रखा जाए? क्योंकि 5 साल एक लंबा वक्त होता है, हर किसी के अपनी पॉलिटिक्स है, अपने वोट बैंक है, सबको एकजुट करके रखना आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? चित्रा। लक्ष्मण जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल लाउड एंड क्लियर आ रही है, बताएं। हाँ लक्ष्मण जी, देखिए आज इस देश के सामने जो सबसे बड़ा चुनौती है, चैलेंज है, वो है फासीवाद, वो है आरएसएस की आइडियोलॉजी को हमको किस तरीके से धराशायी करना है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता महाविकास आघाड़ी जो बीजेपी जो फासिद की जो आइडियोलॉजी पे काम कर है और महाराष्ट्र की जनता की हालत बद से बदतर करके रखी हुई है, उसको परास्त करने के लिए हाँ, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि इलेक्शन में हमें बहुत निराशाजनक हार जरूर हुई है, लेकिन वो जो पिक्चर हमारे सामने है, वो जो लार्जर पिक्चर है, उसको फाइट करने के लिए हमारी यूनिटी हमेशा बरकरार रहेगी। महाविकास आघाड़ी पूरी तरीके से यूनिफाइड है। जो भी, मुझे नहीं लगता कि महायुति से ज्यादा हमारे बीच का कोई ऐसा कलेश इलेक्शन के दौरान भी सामने आया था। महायुति में तो आपको याद होगा कि पिछली कैबिनेट में यहाँ तक कह दिया गया था कि अजीत पवार को के साथ में बैठने पर हमें उल्टी वगैरह सब आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़ा चैलेंज है आज के समय में इस देश के सामने, संविधान बचाने का, आरक्षण को बचाने का, जातिगत जनगणना कराने का, न्याय दिलाने का, वो सारे कामों के ऊपर इंडिया गठबंधन महाविकास आघाड़ी पूरी तरह से सक्षम है और उसके लिए वो निरंतर लड़ाई लड़ती रहेगी। बिल्कुल, हालांकि ये जो आप कह रहे हैं कि ये फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। चुनाव के दौरान कई सारे अंतर्विरोधी बातें निकल करके यहाँ पे आए थे। हाँ, तो आनंद दुबे जी, ये बात तो लगभग हर कोई ये कह रहा है कि जो आपके मुखिया की जो राजनीति थी वो अब अस्तित्व संकट में आ रहा है, और ऐसे में अगले 5 साल तक आप किस तरह से आप रणनीति अपनाएंगे ताकि जो अस्तित्व है वापस से बरकरार हो? चूँकि ये नतीजे तो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा है, और इसी के साथ अगर आप ये कह सकें कि इन सब के बावजूद, इस नतीजे के बावजूद आप लोग महाविकास आघाड़ी के साथ इंटैक्ट रहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारी राजनीति कल भी संकट में नहीं थी, आज भी नहीं और आगे भी नहीं रहेगी। हमने 2019 में जब एक सरकार बनाई तो आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब के बाद जो उनसे सबसे बड़े नेता थे, उनका नाम एकनाथ शिंदे था। उनको अपनी कैबिनेट में उन्होंने अर्बन डेवलपमेंट मंत्री बनाया और 2.5 वर्ष उनको अपने भाई की तरह रखा। उन्होंने पीठ पे छुरा भोंका, तो हमारी क्या गलती है इसमें? जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ हम 30 साल थे, उसने हमारी पार्टी तोड़ी, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जिस एकनाथ शिंदे जी ने मुख्यमंत्री बनने के लिए शिवसेना को तोड़ा, आज वही एकनाथ शिंदे को देवेंद्र फडणवीस जी सलाह दे रहे हैं कि आप हमारी कैबिनेट में काम करो। अरे जब उनके ही कैबिनेट में काम करना था तो उद्धव ठाकरे जी की कैबिनेट में तो आप काम कर ही रहे थे ना 2.5 वर्ष। तो खैर, उसमें नहीं जानना चाहता। देखिए, अभी 5 वर्ष का समय है, अभी बहुत सारे चुनाव आएंगे। कार्यकर्ता जब चुनाव हारता है तो कहीं न कहीं उसका मनोबल थोड़ा गिर जाता है, वो थोड़ा सा निराश होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो फिर बुस्टअप नहीं पाएगा। अभी महानगर पालिका के चुनाव है, हो सकता है कि हम महानगर पालिका में अच्छा प्रदर्शन करें, हम बहुत जगह चुनाव जीते, हम महापौर बनाए, तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। धीरे धीरे समय बीतता है, समय से बड़ा कोई मलहम नहीं है, बड़े से बड़ा जख्म समय भर देता है। हो सकता है कि 2029 आते आते हम फिर तैयार हो जाए, फिर हमारे शिवसैनिक एकदम पूरी तरह से सरकार बनाने के स्थिति में पहुंच जाए। ये तो राजनीति है, इसमें तो हार होगी, जीत होगी, इसके अलावा क्या होगा। लेकिन दुख तो तब होता है कि जो लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, अच्छे दिन लाएंगे, राष्ट्रभक्ति की बातें करते हैं, राष्ट्रवादिता की बात करते हैं, वो कैसे धीरे से चतुराई से अपने देश के लोगों को एक प्रकार से कमजोर करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का नियम है कि अगर आप हमारे साथ हो तभी आप हिंदू हो, वरना आप हिंदू नहीं हो। अभी कांग्रेस को कह दिया कि ये बहुत बड़ी भारत विरोधी पार्टी है। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी भारत विरोधी कैसे हो गई? कांग्रेस पार्टी के तो कितने प्रधानमंत्री इस देश में बन चुके हैं, कितने राज्यों में मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बताइए, कोई देश के विरोधियों को
प्रधानमंत्री चुनता है, मुख्यमंत्री चुनता है, ऐसा तो हमने कभी सुना और सोचा भी नहीं है। लेकिन ये लोग अपनी सहूलियत की राजनीति लक्ष्मण भाई करते हैं। जब इनको सहूलियत है तो पीडीपी के साथ भी जाकर सरकार बनाते हैं, जब सहूलियत खत्म हो जाती है तो जेडीयू को दरवाजे हमेशा बंद कर देते हैं, और जब समय अच्छा इनको लगता आने वाला है तो जेडीयू के लिए दरवाजे भी खोल देते हैं। तो ये बीजेपी की जो लुका छुपी है ना, आपकी बातों पर राजीव पांडे जी बहुत कुछ जोड़ना चाहते हैं। राजीव पांडे जी के पास में जाऊंगा, लेकिन चूंकि हमें एक ब्रेक लेना होगा और ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। फिर राजीव पांडे जी आपके पास आऊंगा इस पर प्रतिक्रिया के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में सस्पेंस तो खत्म हो गया है, लेकिन अब एक्शन की बारी हो। एक्शन की दशा और दिशा क्या होगी, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं। चर्चा पे ब्रेक पे जाने से पहले अलग अलग वक्ताओं ने बोला, तो उस पर राजीव पांडे जी काफ़ी देर से अपना रिएक्शन देना चाह रहे थे। राजीव पांडे जी, आपके पास 45 सेकंड है, अपनी बात को रखिए। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बीएमसी के चुनाव पर भी बातचीत कर लेंगे, उस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आप अपनी बात रखिए पहले राजीव पांडे जी। ठीक है लक्ष्मण जी, दो बातें हैं। जब मैंने कांग्रेस पार्टी कही तो ये वो कांग्रेस पार्टी नहीं है जिसमें महात्मा गांधी हुआ करते थे। ये वो कांग्रेस पार्टी नहीं है जिसमें सुभाष चंद्र बोस थे। ये वो कांग्रेस पार्टी नहीं है जिसमें वल्लभ भाई पटेल थे। ये पार्टी सोनिया गांधी नाम की एक महिला जो इटली से आई है और वो चला रही है। तो दोनों में अंतर है। इंदिरा जी और राजीव गांधी जी को भी पड़ा, उनका कंट्रीब्यूशन है देश में। चित्रा बाथम जी, एक मिनट रुक जाइए, उनको अपनी बात रखने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगा। चित्रा बाथम जी, आप एक मिनट रुक जाइए। चित्रा बाथम जी, आपके पास आऊंगा, अपनी बात रखिएगा। मैंने केवल इतना कहा लक्ष्मण जी, कांग्रेस पार्टी दो है। एक कांग्रेस पार्टी जहां पर इवन राजीव गांधी जी तक जब उसके नेतृत्व कर रहे थे, उसके बाद की स्थिति की कांग्रेस पार्टी को मैं देश विरोधी पार्टी मानता हूं। आपके चैनल पर दोबारा कह रहा हूं। जहां तक दूसरी बात, इन्होंने एक बात कह दी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा एक है कि भारत को परम वैभव पर ले जाना है। अगर आनंद दुबे जी आज भी नहीं मान रहे हैं इस चुनाव रिजल्ट के बाद कि उनके मुस्लिम वोट बैंक के प्रेम के कारण उनकी यह हालत हुई है, तो भगवान उनको बचाए। वो फिर उसी वोट बैंक के पीछे जाएंगे और फिर हारेंगे। न वो हमारे साथ थे पहले, वो 2019 तक हमारे साथ चुनाव लड़ते थे, इसलिए बहुत दर्द है उनकी यह स्थिति देखकर। इसलिए नहीं कि वो चुनाव हार गए, चुनाव तो भाजपा बहुत दिनों तक हारती रही, आमंत्रित कर दीजिए ना चैनल के ऊपर कि हमारे साथ फिर से आ जाइए। आइडियोलॉजी के कारण हारे, इसलिए हाल हुआ है। इसलिए मेरा कहना है, और कोई बात नहीं है। दो बातें मैं कहना चाहता था। ठीक है बाथम जी, आप अपनी बात रख लीजिए। आप बोलना कुछ चाह रही थी, उसके बाद मैं वापस जाऊंगा बीएमसी के चुनाव पे। हाँ बताइए। मैं वही बता रही थी कि आरएसएस कितना जातिवादी संगठन है, ये पूरे देश को पता है। तो ये को बुलावे में लाने की कोशिश ना करे, उसको व्हाइट वॉश करने की कोशिश ना करे। यहाँ पे बैठे हुए जो विपक्ष के प्रवक्ता है वो इतने बेशरम है कि वो कांग्रेस पार्टी को देश विरोधी पार्टी कह रहे हैं, जिनके प्रधानमंत्रियों ने इस देश के लिए सैक्रिफाइस तक हुए हैं। आपकी हैसियत है कांग्रेस पार्टी को इस देश विरोधी पार्टी कहने की? माफी मांगनी चाहिए आपको। ठीक है। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इन्होंने, हाँ, बहुत अहंकार आपको हो रहा है आज की तारीख में, आपको बहुत अहंकार हो रहा है। ठीक है चित्रा बाथम जी, आपने अपनी बात रख ली। मैं मयूर पारिक जी के पास जाऊंगा। मयूर पारिक जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अब ये राज्य विधानसभा चुनाव तो हो गया है, लेकिन अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं बीएमसी के ऊपर। वो कह सकते हैं कि देश का सबसे बड़ा स्थानीय निकाय है और वहाँ पे तो अलग रणनीति अपनानी होगी। वहाँ पे आपको एकनाथ शिंदे जी को तरजीह देनी होगी। क्या लग रहा है आपको? देखिए, 60,000 करोड़ रुपए का ये खेला है। मुंबई महानगर पालिका जिसके हाथ में होती है वो मुंबई शहर पे राज करता है। ये आप ऐसे ही नहीं मैं कह रहा हूं, आप देख लीजिए। मैं आपको सीरीज ऑफ एग्जांपल देता हूं। जब शिवसेना मुंबई महानगर पालिका पे राज करती थी, अभी मैं रीसेंट एग्जांपल दूंगा, कंगना रनौत का घर तोड़ दिया, उसकी ऑफिस जो थी वो तोड़ दी। एक स्थानीय रेडियो स्टेशन ने गड्ढों के ऊपर गाना बनाया, तो वो जो रेडियो जॉकी थी उसके यहाँ दूसरे दिन बीएमसी वाले पहुंच गए और आपके गमले में डेंगू मच्छर ने अंडे दिए हैं ये कह के उनके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। पानी आप किसी भी ऑफिस का बंद कर लो, उसका सीईओ भागा भागा वार्ड ऑफिस के अंदर आ जाता है। मुंबई महानगर पालिका के ऊपर कब्जा करना यानी कि ये बहुत बड़ी बात है। पिछले
27 सालों से शिवसेना इस पे एक चक्री शासन कर रही। और मुंबई महानगर पालिका का चुनाव कब होगा इस विषय में कुछ कहना इस समय थोड़ा कठिन है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण, महिला आरक्षण को लेकर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, केस विड्रॉ नहीं हुआ। जब तक ये केस चलता रहेगा तब तक ये चुनाव आसानी से होगा नहीं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपने जो कहा कि एकनाथ शिंदे इनको तवज्जो देनी पड़ेगी, मैं इससे असहमत हूं। एकनाथ शिंदे इनका मुंबई शहर में बहुत बड़ा कॉरपोरेशन लेवल पे बहुत सारे लीडर्स, आनंद दुबे जी आ रहा हूं आपके पास। बहुत बहुत बड़ी मात्रा में उनके पास जो है यहाँ पे शिव सैनिक मौजूद हो, ऐसा देखा नहीं गया। यहाँ पे तो अभी भी लड़ाई होगी तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी के बीच में ही होगी, बाकी सारे के सारे साइड एक्टर्स होंगे। आनंद दुबे जी, कम से कम यहां तो आप लोग कब्जा जमाने की पूरी कोशिश करेंगे? लक्ष्मण जी, पहले तो हमने बीएमसी पर कोई कब्जा नहीं जमाया है। पिछले 30 वर्षों से मुंबई की जनता ने, जिनको मुंबई कर कहते हैं, उन्होंने हमारा विश्वास किया है, हमने विश्वास जीता है। दर साल दर चुनाव होते हैं, हर 5 साल में चुनाव होता है। हमने बीजेपी के साथ लड़के भी चुनाव जीता है और बीजेपी के विरुद्ध चुनाव लड़के भी जीता है। तो मुंबई की जनता को लगता है कि शिवसैनिकों को मौका देना चाहिए, शिवसेना है तो मुंबई सेफ है, मुंबई अच्छे से डेवलप करेगी, ऐसा लगता है, तभी तो हमें वोट देते हैं। अन्यथा दबाव करके या किसी को बरगला के एक बार आप जीत सकते हैं। बार बार निरंतर अगर हम जीत हासिल कर रहे हैं, इसका मतलब मुंबई में हमारी ताकत है, मुंबई लोग हमको पहचानते हैं, हमारे काम को जानते हैं, हम पर विश्वास करते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि ये जो 2025-24 में, मेरे ख्याल से 25 में, जब फरवरी में इलेक्शन होंगे बीएमसी के, क्योंकि बहुत दिन तक बीएमसी के इलेक्शन आप लंबित नहीं कर सकते, क्योंकि अकेले बीएमसी नहीं है, मुंबई नहीं है, बहुत सारे 10 ज्यादा महानगर पालिका जहां पर चुनाव अभी होने बाकी हैं। तो इस चुनाव में बीजेपी विरुद्ध हमारी शिवसेना की जो लड़ाई होगी उसमें बहुत कांटे की टक्कर होगी। ठीक है, उनके पास केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, उनके पास ए टीम, बी टीम, सी टीम है, फिर भी मुंबई और अगल बगल की महानगर पालिकाओं में हमारे शिवसैनिकों की बहुत अच्छी खासी संख्या है। उनके काम करने का तरीका है, हमारे यहाँ सिखाया जाता है कि 80% समाज सेवा, 20% राजनीति। हर गांव-गांव में हमारे शहरों में शाखा है, शाखा के माध्यम से हम काम करते हैं। ठीक है, अभी इस चुनाव में हमारे ही लोगों को तोड़कर हमारे ही सामने खड़ा कर दिया और हमें हरा दिया चतुराई से। मुझे जो सबसे बड़ी चुनौती दिख रही है वो ये है कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद एक शिव सैनिकों का, जो आपके कार्यकर्ता भी हैं, एक मनोबल तो टूट जाता ही है, एक मतलब मानव स्वभाव होता है। इस टूटे हुए मनोबल के साथ जब बीएमसी चुनाव में जाएंगे तो एक चुनौती होगी। लेकिन हाँ, अरे हमने पहले कहा कि चुनाव हारने के बाद हम निराश होते हैं। निराश होना अलग है, लेकिन हताश होना अलग है। हम हताश थोड़ी हुए हैं, हम बेहोश थोड़ी हुए हैं, आपके सामने टीवी पर बैठ के बात तो कर रहे हैं ना। निराश हुए, हताश नहीं हुए। सुशील व्यास जी, पूरा विश्वास है कि हम फिर वही पहचान हासिल करेंगे। सुशील व्यास जी, शिवसेना उद्धव गुट तो पूरी कोशिश करेगी कि वही पहचान फिर से हासिल किया जाए, लेकिन अगला सबसे बड़ा चैलेंज आप बीएमसी चुनाव को देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि आनंद भाई ने एक बात कही, अगर उसी बात पे वो लोग सही मायने में कायम रहते तो शायद ये स्थिति आज नहीं आती। लेकिन शिंदे जी उस बात को कायम रहे, इसलिए वो था 80% समाज कार्य, 20% राजनीतिक। तो वो शिंदे जी ने करके दिखाया 2.5 साल में। उसी का नतीजा है महाराष्ट्र के हर कोने में, हर वर्ग से, हर जगह से उनको समर्थन मिला और एक लोकप्रिय सशक्त नेता के रूप में वो उभरे। और बाला साहब ठाकरे की लीगेसी को आगे बढ़ाने का अगर किसी में सक्षमता है तो वो शिंदे जी में है, ये महाराष्ट्र की जनता ने दिखाया। अब मयूर भाई का अपना आकलन हो सकता है, मैं उसमें उनके साथ विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि मुंबई में उनका क्या है क्या नहीं है, मुंबई के बाहर क्या है, वो तो जनता ने दिखा दिया। मैं उसमें व्यक्तिगत आपके साथ विवाद में उसमें नहीं आना चाहता। फिर चुनाव के अदालत में हम जाएंगे, फिर दिखा देंगे। और अगर विधानसभा के चुनाव के नतीजे भी आप देख लो मयूर भाई, अंधेरी से लेके पवई से लेके कौन कहां जीता है, क्यों कौन कहां हारा और कितने वोटों से जीता है, तब वो भी आप समझ जाएंगे कि शिंदे जी का समर्थन किसका क्या है। अब रही बात कि किसका क्या मुकाबला होना है, वो तो हम तो जनता की सेवा में लगे हैं। आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ने जो हमको आदेश दिया, 80% समाज कार्य में लगे रहो,
समय पड़ने पर सिर्फ 20% राजनीति करो, वही हमने किया है। इसीलिए ये प्रचंड जीत हमें मिली है। कोई हमें अहंकार नहीं है, हमारी जिम्मेदारी बढ़ी है, हम जनता के प्रति और मजबूती के साथ सुशील काम व्यास जी, करेंगे। अब समय थोड़ा सा कम है। एक प्रमुख मुद्दा जो है, अब नई सरकार आने के बाद राजनीतिक चुनौतियां तो होंगी, लेकिन एक जो बड़ी चुनौती होने वाली है, जो कमोबेश हर एक्सपर्ट इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, वह आर्थिक चुनौतियां। चुनाव के दौरान कई सारे वादे किए गए, लाडली बहना योजना के तहत पैसे बढ़ा दिए गए। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये हुआ कि नई सरकार के सामने कि महाराष्ट्र के फाइनेंशियल हेल्थ को कैसे दुरुस्त किया जाए। राजीव पांडे जी, ये सवाल आपके पास लेकर इसलिए आ रहा हूं चूंकि आपकी पार्टी वहां सरकार का नेतृत्व करेगी और खासतौर से फिस्कल डिसिप्लिन पे बहुत ज़्यादा फोकस रहा भी है। केंद्र सरकार में मैंने देखा बहुत ज़्यादा फोकस रहा है। राज्य में इसको कैसे वापस से पटरी पर लाएंगे, चूंकि वहाँ पे फिस्कल डेफिसिट 3% के आसपास पहुंचने की जा रहा है। जो लाडली बहना योजना के तहत आपने बढ़ाया है, वहाँ पे ज़्यादा पैसा देने का वादा किया है, इसकी वजह से भी खर्च काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। सिर्फ 1.5% स्टेट जीडीपी का तो इसी पे चला जाएगा। तो इन सबको कैसे आप मैनेज करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से संपन्न राज्य माना जाता है। लेकिन देखिए लक्ष्मण जी, जो भारतीय जनता पार्टी जब कोई वादा करती है, आपने देखा कि जिस तरीके से किसान सम्मान निधि की बात हुई, आज तक वो उसका इम्पैक्ट जितना भी था उसको मिनिमम करने की कोशिश की गई। इसी प्रकार से महाराष्ट्र में जब हमने ये कहा है, जब बजट आएगा तो आपको इसका प्रोविजनिंग दिख जाएगा कि अगर हमने उससे पहले, भारतीय जनता पार्टी कोई काम करने से और वादा करने से पहले उसकी एक एनालिसिस करती है, और ये पिछले सरकार में ऑलरेडी एक्शन पॉइंट हो चुका था और 4-5 महीने का ऑलरेडी लाडली बहन योजना वाला पेमेंट हुआ है। हम जो कहते हैं हम वो करते हैं, क्योंकि हमने जो बातें जनता से कही वो करेंगे। और जहां तक आप कह रहे हैं कि इसका क्या है, इसमें सबसे, इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, महायुति की सरकार महाराष्ट्र में द्रुत गति से, आप देखिए पिछले 1 साल में जो एफडीआई है वो 54% देश का महाराष्ट्र में हुआ। उससे पहले साल में जाएंगे तो एफडीआई जो गुजरात और कर्नाटक को जोड़ करके उससे ज्यादा एफडीआई यहां हुआ। तो हम ऐसी कोशिश करेंगे जिससे हमारा जो राजस्व है, चाहे वो जीएसटी पर हो या जैसे कि वो राजस्व बढ़े और इसके तरफ जाए। और जो लीकेज है, नॉर्मली क्या होता है कि आप जो सरकारी खर्चे है उसमें जो लीकेज है, क्योंकि देखिए डीबीटी आने के बाद, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आने के बाद मोदी जी के नेतृत्व में देश में बहुत सारा लीकेज कम हुआ, उसका इंपैक्ट पड़ता है। तो जो लीकेज है और करप्शन है, क्योंकि आप देख लीजिए 2.5 साल में एक भी करप्शन के कहीं भी कोई केस नहीं आए। इनके सरकार में देखिए कौन लोग जेल में बंद है, मैं अभी बोलूंगा नहीं तो फिर आनंद दुबे जी मेरे ऊपर हमला करेंगे। इनके टाइम के करप्शन के लोग अभी भी जेल में बंद हैं, इसलिए मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता। लेकिन आपने मुंबई के चुनाव की बात की थी, मैं एक लाइन उस पर कहना चाहता हूं। आनंद दुबे जी ने एकदम सही कहा कि हम साथ में भी लड़े, हम ज्यादातर समय तो हम साथ में लड़े। एक चुनाव हम अलग लड़े थे, उसमें केवल 2 सीट का डिफरेंस बच गया था। लास्ट जो चुनाव है बीएमसी का, उसमें हम बराबर के आसपास लड़ाई लड़े। और अब जो शिवसेना है, उस शिवसेना के 80% लोग हमारे साथ हैं। तो फिर क्या लड़ाई होगी आप समझिए। हम रियली मुंबई में बीजेपी और शिवसेना जब जब भी चुनाव मिलकर के लड़ी है, कोई लड़ाई ही नहीं हुई। कांग्रेस तो साइड प्लेयर है, एनसीपी की तो कोई स्थिति पहले भी नहीं थी। हमारे साथ जो एनसीपी हो चुनाव जीतेंगे, एनसीपी एसपी की कोई स्थिति नहीं है। तो मेरा मानना है कि भाजपा अपने दम पे भी चुनाव लड़के देखी है। 2014 में भी लोकसभा का चुनाव अलग अलग हम लड़े थे, तब भी हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर। आज तो शिवसेना भी हमारे साथ है। अब ये जो शिवसेना का एक बचा हुआ जो एरिया है, जिसका प्रतिनिधित्व शिवसेना यूबीटी का आनंद दुबे जी कर रहे हैं, वो कहां तक लड़ाई लड़ पाएगी आपको उस चुनाव में दिखेगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मुंबई में प्रचंड बहुमत से और एनसीपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी बीएमसी का चुनाव। आनंद दुबे जी। लक्ष्मण भाई, ऐसा है कि ठीक है, उत्साह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अति उत्साह भी बहुत अच्छी बात नहीं है। आप अभी अभी झारखंड का भी चुनाव हारे हैं। आप इतने महान, इतने कर्तव्यशाली होते तो आप महाराष्ट्र भी जीतते, साथ में आप झारखंड भी जीतते ना। नहीं जीत पाए ना, इसका मतलब जनता सभी को उसके काम को देख के अपना जनादेश आशीर्वाद देती है। आपको विधानसभा में आशीर्वाद दिया, उनको लगा कि आप बहुत अच्छे से काम करेंगे तो आपको दिया है। हमको नहीं दिया, उनको लगा कि एक आखिरी सवाल लेकर के मैं जरा आशुतोष जी के पास जाऊंगा, फिर शो को यहीं पे खत्म करूंगा। आशुतोष जी, पिछले कार्यकाल में सबसे बड़ी आलोचना आर्थिक मोर्चे पे ये की गई, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे या फिर बुनियादी ढांचा पे खर्च करने पर जितना करना चाहिए तो उतना इस सरकार ने किया नहीं। अब यहाँ
कहाँ पे फोकस बढ़ाया जाना चाहिए? आपको क्या लगता है ये सरकार की सबसे बड़ी चुनौती रहने वाली नई सरकार के लिए? देखिए लक्ष्मण जी, महाराष्ट्र पिछले कई सालों में जिस एक फ्रंट पर लगातार पीछे होता जा रहा है वह पर कैपिटा इनकम। कभी महाराष्ट्र देश के 3 सबसे बड़े प्रदेशों में था जिसका पर कैपिटा इनकम 3 सबसे बड़े राज्यों में से एक था। आज वो 5वें स्थान से फिसलकर 6ठे स्थान पर है और 5वें स्थान पर गुजरात पहुंच गया है। तो ये पर कैपिटा इनकम घटने का मतलब ये है कि महाराष्ट्र की जो जिसे कहते हैं आर्थिक प्रगति है वो लगातार पीछे होती जा रही है। और जो ताजा आंकड़े हैं वो ये कहते हैं पर कैपिटा इनकम को बढ़ाया जाना सबसे बड़ा चैलेंज यहां पर होगा। सुशील व्यास जी, 30 सेकंड आपको देता हूं। आपके हिसाब से नई सरकार की आर्थिक मोर्चे पर सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या रहने वाली है? लक्ष्मण जी, राजीव भाई ने कुछ चीजें गिनाई FDI वगैरह के बारे में, और जिस तरह से जिस योजनाबद्ध तरीके से पिछला 2.5 साल हमारा महायुति की सरकार ने चलाया, उसमें कम से कम हमारे शीर्षस्थ नेताओं को उस तरह से नहीं कहना पड़ा जिस तरह से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को हिदायत दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो चीजें मत घोषित करो जो आप जिसके बारे में कोई बजटरी प्रोविजन नहीं करते हो। ये खड़गे जी ने कहा, ये कोई हमारे शब्द नहीं। देखिए बहन, मैं बीच में नहीं बोलता। देखिए मैं झूठ बोल रहा हूँ, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष झूठ बोल रहे थे, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पत्रकार परिषद में झूठ बोल रहे थे जब अपने बीच में कर दीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है। ये एक ऐसा मुद्दा है चित्रा जी कि इस पे हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। आर्थिक मुद्दा एक बड़ी चुनौती रहेगी महाराष्ट्र के लिए, चूंकि महाराष्ट्र और मुंबई एक आर्थिक राजधानी, इस पे हम लोग आएंगे। आगे कभी मौका मिला तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, आप सभी को आमंत्रित करेंगे। लेकिन शो को यहीं खत्म करने का वक्त हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी उम्मीद के साथ कि नई सरकार आए तो जनता की जो भी उम्मीदें हैं उस उम्मीदों पर खड़ा उतरे। और चूंकि आर्थिक राजधानी हर किसी की निगाहें, निवेशकों की निगाहें, इंडस्ट्रियलिस्ट की निगाहें वहाँ टिकी है, तो सरकार स्थायी तौर पर काम करे और आर्थिक मोर्चे पर भी बेहतर करे। इस उम्मीद के साथ शो को यहीं खत्म करते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।